हाय एफ लवर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप में से कोई भी व्यूअर मेरे चैनल पर नया आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोगों को कैसा लगा। इसके पार्ट आप सभी का बहुत 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 बड़ा वाला थैंक यू। आप लोगों ने मेरी दी को जितने भी प्यारे प्यारे से और स्वीट से और वार्म विशेस आप लोगों की जितनी भी मेरी दी को दी गई है ना, थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड इस एफएफ के स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि इस एफएफ के ख़त्म होते ही मैं एक Q&A सेशन करूंगी, जो कि आप में से ही किसी कमेंट करने वाले ने मुझे सजेस्ट किया था। तो हो सकता है इस पार्ट के बाद एक या दो पार्ट आप लोगों को और देखने को मिले। हो सकता है कल के पार्ट में हमारा पूरी की पूरी स्टोरी ख़त्म हो जाए, हो सकता है उसके बाद एक और पार्ट आए, मुझे नहीं पता है, क्योंकि बोलते बोलते कब टाइम निकल जाता है पता नहीं चलता। इसलिए हो सकता है कि कल ये एफएफ ख़त्म हो जाए और आप लोगों के पास आज का और कल का ही दिन हो सकता है अपने क्वेश्चंस पूछने के लिए। अगर आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कर दीजिए, वरना तो 2-3 दिन के गैप के बाद मैं न्यू एफएफ स्टार्ट कर दूंगी। आप लोगों का इसमें क्या कहना है ये आप लोग देख लीजिएगा। आप लोग के क्वेश्चन हैं तो पूछ लीजिएगा, नहीं है तो मैं एक आध दिन का रेस्ट लूँगी और उसके बाद न्यू एफएफ स्टार्ट कर दूँगी। तो चलिए, बहुत सारी बातें हो चुकी हैं तो आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि फाइनली वांग जी विंग को छोड़ के जा चुका था। विंग अभी भी अपनी जगह पे वैसे का वैसा ही बैठा हुआ था। उसे नहीं पता चल रहा था कि उसे आगे क्या करना चाहिए। उसे अभी तक ये विश्वास नहीं हो रहा था कि वांग जी फाइनली उसे छोड़ के जा चुका है। विंग ने वांग जी को मनाने की कोशिश की, वो लगा पड़ा था उसे मनाने में। क्या उसे ये समझ में नहीं आया कि पिछले 2 महीने से वो कोशिश कर रहा था उसके पास आने की? क्या उसे समझ में नहीं आया कि वो उसे माफ़ कर रहा है, वो उसके पास आने की कोशिश कर रहा है? तो ऐसी क्या बात है जो वांग जी उसे फिर भी छोड़ के चले गया? विंग अभी भी बस यही सोचे जा रहा था। उसे नहीं समझ में आ रहा था कि क्या रीज़न हो सकता है वांग जी का उसको छोड़ के जाने का। विंग बस अपने मन में सोचे जा रहा था क्या कोई बात ऐसी है जो हमसे छिपा रहा है, जो किसी को भी पता नहीं है। लेकिन विंग अपने मन में ये भी ठान चुका था कि नहीं, अब वो इस चीज़ के लिए गिव अप नहीं करेगा। अगर वो चाहता है कि वांग जी उसकी लाइफ में आए तो मतलब वो उसको ला के रहेगा। डज नॉट मैटर कि वो क्या चाहता है, उसका चाहना या ना चाहना अब विंग के लिए कोई मैटर नहीं करता था। विंग पूरी तरीके से ठान चुका था कि वो चाहे या ना चाहे उसे इस घर में वापस आना पड़ेगा और हमारे साथ ही रहना पड़ेगा। विंग अपने ही थॉट्स में डूबा हुआ था, तभी वो देखता है कि वीजियान और युआन दोनों ही ऊपर से एकदम ड्रेस्ड होके आ चुके थे, यानी कि वो स्कूल के लिए रेडी हो गए थे। लेकिन विंग ने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं बनाया था। दोनों ही बच्चे जब नीचे आए तो उन्हें आज घर का माहौल बिल्कुल वैसा लग रहा था जैसे कि 6 महीने पहले हुआ करता था। एकदम शांत और ऐसा जैसे कि उन तीनों के अलावा कोई और वहाँ पे है ही नहीं। फाइनली वीजियान विंग से पूछती है, मामा डैड कहाँ हैं? क्या वो फिर से बीमार हो गए? क्या वो आज फिर से अपने रूम में ही रेस्ट करेंगे? उस बेबी ने इस क्वेश्चन को इतने इनोसेंटली पूछा कि विंग के पास कोई आंसर ही नहीं था उसे आंसर करने के लिए। वो नहीं बोल पाया उससे कि तुम्हारे डैड हमें छोड़ के जा चुके हैं। लेकिन विंग उससे बोलता है, माय लिटिल एंजल, आपके जो डैड है ना वो किसी काम से कुछ टाइम के लिए घर से बाहर गए हुए हैं। वो कुछ दिनों के बाद पक्का घर में वापस आ जाएंगे, ठीक है ना? अपने मॉम की जब बात वीजान ने सुनी तो उसने डायरेक्टली क्वेश्चन किया, अगर डैड को जाना ही था तो वो हम लोगों से मिलके क्यों नहीं गए? वो हम लोगों से बाय बोल के क्यों नहीं गए? विंग उसे समझाता है कि तुम इस वक्त सो रहे थे, वो बहुत देर पहले ही जा चुके हैं, यानी कि उस वक्त तुम लोग सो रहे थे तो वो नहीं चाहते थे कि तुम्हारी नींद डिस्टर्ब हो। विंग वीजान के फेस पे क्लियरली सैडनेस देख सकता था। उसे पता था कि जब उसकी बेटी सैड होती थी तो वो अपना मतलब खाना थोड़ा कम खाया करती थी, डाइट वगैरह थोड़ा कम लिया करती थी और उसका मन कहीं ज़्यादा लगता भी नहीं था, यानी कि एकदम शांत वो हो जाया करती थी। लेकिन विंग को इस वक्त अपनी बेटी को ऐसा देखना बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। तो वो उससे बोलता है, लेकिन तुम्हें पता है तुम्हारे डैड क्या बोल के गए हैं? तुम्हारे डैड बोल के गए हैं कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, मैं जल्दी ही वापस आऊँगा और डायरेक्टली आके तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँगा, ठीक है ना? विंग के सेंटेंस को सुनने के बाद वीजान कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हैप्पी फील करने लगी थी कि उसके डैड जल्दी ही वापस आएंगे और बहुत ज़्यादा टाइम उसके साथ स्पेंड करेंगे। वो खुश थी इस बात के लिए कि उसके डैड बहुत जल्दी ही वापस आएंगे। लेकिन विंग को नहीं पता था कि वो ऐसा कर भी पाएगा या नहीं। क्या वो सच में वांग जी को वापस इस घर में लेके आ पाएगा? लेकिन अब वो अपने अंदर ही ठान चुका था कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए उसको इस घर में वापस आना पड़ेगा, हम लोगों की लाइफ में वापस आना पड़ेगा और हमें कंप्लीट करना पड़ेगा।
ऐसा कहते हुए वो डायरेक्टली किचन में जाता है और फटाफट से उसने जितना भी मतलब नॉर्मल चीज़ें उससे मिल रही थी, जो भी 10-15 मिनट में वो तैयार कर सकता था, उसने वो ब्रेकफास्ट तैयार किया। उस ब्रेकफास्ट को विजियान और युआन दोनों के ही सामने रखते हुए वो अपने रूम पे चले गया रेडी होने के लिए, क्योंकि उसे भी अभी ऑफिस जाना था और वो ठान चुका था कि वो अब ऑफिस जाके डायरेक्टली वांग जी से ही बात करेगा। ऐसा सोचते हुए वो रेडी हो के आ चुका था अपने रूम से बाहर और अपने बच्चों को लेके वो जा चुका था अपने ऑफिस की तरफ। रास्ते में बच्चों को स्कूल छोड़ते हुए वो अपने ऑफिस की तरफ जा चुका था। विंग ऑफिस पहुंच चुका था। वो यूजुअली मतलब अपने अदर डे से आज थोड़ा लेट था, क्योंकि विंग वांग जी की वजह से थोड़ा बहुत परेशान हो चुका था, तो वो टाइम का अंदाज़ा नहीं लगा पाया कि उसे कब मतलब लेट हो रहा है या नहीं, वो नहीं समझ पाया इस चीज़ों को और वो थोड़ा बहुत लेट हो चुका था। मीन्स कि वो अपनी ड्राइविंग में लेट हुआ था। घर से वो टाइम पे आया था, वो अपनी ड्राइविंग में लेट हुआ था। ऑफिस पहुंचने के बाद उसने डायरेक्टली अपने केबिन में एंटर किया। अपना थोड़ा बहुत काम करने के बाद उसने चेक किया कि लगभग 10 बज चुके हैं और अब वो श्योर था कि वांग जी अपने केबिन में ही होगा, क्योंकि वांग जी कभी कभार लेट भी जाता था और कभी कभार मतलब ऑन टाइम भी होता था। वांग जी का कोई फिक्स रूटीन नहीं था ऑफिस आने का, क्योंकि वो ऑफिस आने से पहले भी बहुत सारे काम मतलब ऑफिस के रिलेटेड ही करता हुआ आता था और कभी कभी वो अपने मेन सेंटर यानी कि लेंस ग्रुप में भी चले जाता था, जिसकी वजह से उसे लेट होता था। विंग अब श्योर था कि 10 बज चुके हैं तो वांग जी आ चुका होगा अपने ऑफिस में और विंग अपने लैपटॉप को बंद करता है, अपने फ़ोन को उठाता है और निकल पड़ता है अपने केबिन से बाहर। एलिवेटर का यूज़ करते हुए लगभग 5 मिनट में ही विंग वांग जी के केबिन के बाहर था। जैसे ही वो केबिन के बाहर पहुंचा तो वो देखता है कि अंदर कोई भी नहीं था, यानी कि पूरा का पूरा केबिन खाली पड़ा हुआ था, अंदर कोई नहीं था। लेकिन फिर भी विंग ने उस डोर को ओपन किया और उसके केबिन के अंदर एंटर किया। उसने चारों तरफ देखा लेकिन वहाँ पे कोई नहीं था। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर सुबह से कोई आया भी नहीं है। इस केबिन को खाली देखने के बाद विंग को एक अजीब सी फीलिंग उसके अंदर होने लगी थी। उसने कभी भी इस केबिन को खाली नहीं देखा था और आज वो खाली था। अब विंग के पास कोई और ऑप्शन नहीं था यहाँ पे रुकने का, क्योंकि वो नहीं जानता था कि वांग जी कब तक आएगा और कब तक नहीं, या वो आएगा भी नहीं। इसलिए विंग वहाँ से चुपचाप वापस आ चुका था और आके अपने केबिन में बैठ के अपना काम करने लगा था। समय ऐसे ही निकलते जा रहा था। लगभग 1 हफ्ता हो चुका था। विंग हर रोज वांग जी के केबिन में जाता था उसे देखने के लिए, लेकिन उसे वो केबिन एकदम खाली दिखता था। लगभग 1 हफ्ता हो चुका था, वांग जी अपने ऑफिस नहीं आया था। उसने अपने ऑफिस में अपनी शक्ल तक नहीं दिखाई थी। कोई नहीं जानता था कि वांग जी कहाँ पे है। विंग अब परेशान होने लगा था कि आखिरकार ऐसा क्या है जो वांग जी उन सभी से छिपा रहा था। वो बस जानना चाहता था कि वांग जी कहाँ है। विंग अपने ही थॉट्स में सोचने लगता है कि वो कहाँ होगा इस वक्त, क्या वो ठीक होगा। विंग को याद आने लगती है वांग जी की वो बॉडी जो कि उसने लास्ट टाइम यानी कि 1 हफ्ते पहले देखी थी, और उस बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंजेस थे जो कि उसने तब देखी थी जब वो अमेरिका से लौटा था, और इस बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुके थे। वो एक स्ट्रॉन्ग बॉडी थी तो ये एकदम वीक बॉडी थी। ऐसा लग रहा था कि वो अपने आप पे बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहा हो। विंग को अब और भी टेंशन होने लगी थी कि इस वक्त वांग जी कहाँ होगा, क्या वो एकदम सेफ होगा या कुछ ऐसा है जो उसने हम लोगों से छिपाया हुआ है। आज सुबह तक वो एकदम टेंशन फ्री था, क्योंकि उसको लग रहा था कि शायद हो सकता है वो अपने अंकल और अपने ब्रदर के पास हो। लेकिन आज सुबह जब उसने सिचेन से बात की थी तो उसे क्लियरली पता चल चुका था ये सब कुछ कि वो उनके पास भी नहीं है। और दूसरी साइड सिचेन और लैन चिरेन दोनों ही ये बात से शॉक्ड थे कि वांग जी ने 1 हफ्ते से ऑफिस ज्वाइन नहीं किया है, 1 हफ्ते से वो ऑफिस नहीं आया है। विंग और भी ज़्यादा टेंशन में आ चुका था कि उसके भाई और उसके अंकल को तक उसका पता नहीं है, वो आखिरकार कहाँ है। वो बस यही सोच रहा था। उसको बस एक ही ऑप्शन नज़र आ रहा था, उसका पर्सनल असिस्टेंट। और वो अब केबिन छोड़ के यानी कि वांग जी के केबिन को छोड़ के डायरेक्टली उसके केबिन की तरफ बढ़ता है, और वहाँ पे जैसे ही वो डोर ओपन करने वाला होता है ना, तो विंग को महसूस होता है कि डोर लॉक नहीं है, वो स्लाइडली खुला हुआ है। और विंग एकदम जैसे अंदर जाने ही वाला होता है तो वो अंदर से आवाज़ें सुनता है। उसे ऐसा लग रहा था कि सामने वाला इंसान किसी से फ़ोन पे बात कर रहा था, और वो क्लियरली बोल रहा था कि
उसने 6 महीने पहले जो किया था उसके बाद उसे वो करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। उसके बाद उसे कोई ज़रूरत नहीं पड़ी कि विंग और वांग जी के बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट किए जाए, क्योंकि उसके बाद उसने खुद नोटिस किया था कि वांग जी ने विंग को एकदम अपने से दूर रखना शुरू कर दिया था। मैं नहीं जानता कि ऐसा क्या हुआ था वांग जी के साथ, लेकिन मैंने नोटिस किया था कि उस दिन के बाद से उसने विंग को नोटिस करना बंद कर दिया था जब से वो हॉस्पिटल से लौटे थे। और उस दिन के बाद तो वांग जी ने उसे मनाना तक छोड़ दिया था। मुझे नहीं पता कि ऐसा क्या हुआ था हॉस्पिटल में कि वांग जी ने ये सब कुछ अचानक से छोड़ दिया, और क्यों उसने 6 महीने मांगे अपने लिए। और 6 महीने कंप्लीट हुए, 1 हफ्ता हो गया है और 1 हफ्ते से वो ऑफिस नहीं आ रहा है। मुझे नहीं पता वो कहाँ है। क्या आपको ये बात कुछ अजीब नहीं लगती कि वो सिर्फ 6 महीने मांग के कहाँ चले गया अचानक? क्या आपको नहीं लगता कि कुछ बहुत बड़ी बात है जो वांग जी हम लोगों से छिपा रहा है? क्या उसके हॉस्पिटल रिपोर्ट्स में कुछ ऐसा आया था जो वो हम लोगों से छिपाने की कोशिश कर रहा है? ऐसा कहते हुए सूसे कुछ देर के लिए चुप रहा, लेकिन अगले ही पल वो बोल पड़ा, खैर हमें क्या, हमें तो सिर्फ उसे तकलीफ में देखना था तो हमने वो कर दिया, बाकी हमें क्या करना। ऐसा कहते हुए वो अपने फ़ोन को रखने लगा था, लेकिन तब तक विंग पूरी तरीके से उसके पीछे था। और जैसे ही वो मुड़ता है तो वो देखता है कि विंग की आंखें एकदम डार्क रेड थी। विंग ने अब एक और सेकंड वेस्ट नहीं किया और अपने हाथ से विंग ने सूसे के गले को टाइटली पकड़ा और उससे पूछा, क्या किया है तुमने उसके साथ? सूसे अपने आप को विंग के ग्रिप से आज़ाद करने की कोशिश कर रहा था। वो छुड़ाने की कोशिश कर रहा था विंग के हाथ को अपने गले से, लेकिन विंग का ग्रिप और भी टाइट होते जा रहा था। अब वो क्लियरली देख सकता था कि सूसे को प्रॉब्लम हो रही है सांस लेने में, लेकिन वो उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि 6 महीने पहले, लगभग 6 महीने पहले जो उसने फ़ोटोज़ देखी थी और सूसे के गले पे और हाथ पे निशान देखे थे वो एकदम फेक थे, वो अब समझ चुका था। और उसने कहीं ना कहीं ये कोशिश की थी कि उसके और वांग जी के बीच में वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर रहा था। इसी तरह वो उससे पूछता है, किसने कहा तुमसे ये सब कुछ करने के लिए? मुझे बताओ, वरना मैं अभी के अभी तुम्हारी जान ले लूँगा और तुम्हारी जान लेने के बाद तुम्हें 1000 टुकड़ों में काटूंगा और कुत्तों के सामने फेंक दूंगा। और याद रखना, तुम्हारी शरीर का एक हड्डी तक कोई ढूंढ नहीं पाएगा। इसलिए मुझे चुपचाप बता दो कि तुमने ये सब कुछ क्यों किया। सूसे अपने आप को अभी भी फ्री करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब वो अपने आप को फ्री नहीं कर पाया तो वो विंग से इशारा करता है कि ठीक है वो उसे सब कुछ बताएगा, लेकिन प्लीज़ उससे पहले छोड़ दो। विंग ने अब वैसा ही किया जैसे कि सूसे ने उससे बोला, और उसने उसका गला छोड़ दिया और बोला, अब बताओ मुझे, क्यों किया तुमने ये सब कुछ? क्या मिला तुम्हें ये सब कुछ करके, और किसने कहा था तुम्हें ये सब कुछ करने के लिए? जल्दी से अपने मुंह से आवाज़ निकालो, वरना मैं अगले पल नहीं सोचूंगा तुम्हें मारने के लिए। ऐसा कहते हुए विंग ने अपनी स्लिप्स ऊपर कर ली और वो पूरी तरीके से रेडी था। अगर सुसे ने एक शब्द और नहीं बोला तो वो उसे पंच करने के लिए एकदम रेडी था, लेकिन सुसे अगले ही पल बोल पड़ता है, मुझे ये सब कुछ महंगियाओं ने करने के लिए बोला था। विंग ये जैसे ही सुनता वो बोलता है, क्या महंगियाओं ने? लेकिन क्यों? सुसे बोलता है, लान वांग जी महंगियाओं को पसंद नहीं करते, जिसकी वजह से लैन सिचेन ने भी महंगियाओं के साथ कांटेक्ट करना बंद कर दिया। इसलिए वो चाहते थे कि वो भी आपको और लैन वांग जी दोनों को ही सेपरेट कर दे, और ताकि लान वांग जी को ये समझ में आए कि अगर आपका प्यार आपसे दूर हो तो कितनी तकलीफ होती है। विंग अपनी पूरी ताकत के साथ चिल्लाता है, बदला बदला बदला, आखिर कब खत्म होगा ये बदला? इस बदले के चक्कर में हम सभी की जिंदगी बर्बाद होगी और फिर से तुम लोग इस बदले के पीछे ही पड़े हुए हो। कब सुधरोगे तुम लोग? कब कब छूटेगा इस बदले से पीछा मेरा? और मेरी ज़िंदगी तो मानो सिर्फ बदले के लिए ही बनी हुई है। क्या मेरी लाइफ में बदले के अलावा और कुछ है ही नहीं? विंग सोसे को वॉर्न करता है और बोलता है, मैं इस वक्त लान वांग जी को ढूंढने जा रहा हूँ, और मेरे आने से पहले ही तुम और तुम्हारा वो मैंग्याओ दोनों ही कहीं दूर चले जाना, वरना तुम दोनों में से एक को भी मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा और तुम्हें इतनी दर्दनाक मौत दूंगा ना जिसके बारे में तुमने सोचा भी नहीं होगा। इसलिए मैं तुम्हें लास्ट चांस दे रहा हूँ कि तुम अपनी जान बचा सको और जहाँ जाना चाहो वहाँ जा सको, बस मेरे नज़रों के सामने मत आना। विंग इतने ज़्यादा गुस्से में था, उसका पूरा फेस रेड था, उसकी आंखें रेड थी। ऐसा लग रहा था अगर वो इमॉर्टल वर्ल्ड में अगर इस वक्त होता ना तो शायद वो अपना एक फायर तलिस्मान निकालता और डायरेक्टली सूसे के ऊपर फेंकते हुए उसको जिंदा जला देता। विंग ने अपनी दांतों को पीसते हुए वहां से बाहर आ गया। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था, उसे नहीं पता चल रहा था कि वो क्या करे।
वो डायरेक्टली चले जाता है अपने केबिन में और वहाँ पे जाके अपने सामान को समेटता है और अपनी कार कीज लेता है और बिना किसी को इन्फॉर्म किए वो जा चुका था अपनी कंपनी से बाहर। यानी कि किसी को पता नहीं था कि विंग अभी के अभी कंपनी छोड़ चुका है और वो कहाँ जा रहा है ये भी किसी को नहीं पता था। विंग ने एक बार वांग जी का पीछा किया था तो उसे पता था कि वांग जी का अपार्टमेंट कहाँ है, इसलिए वो डायरेक्टली ड्राइव करके वांग जी के अपार्टमेंट में पहुँचता है। वांग जी का अपार्टमेंट नंबर क्या था उसे नहीं पता था, लेकिन उसके गार्ड यानी कि जो नीचे गार्ड थे उनकी हेल्प से उसने ये भी पता लगा लिया कि वांग जी का अपार्टमेंट कहाँ है। वांग जी के अपार्टमेंट के आगे जाके जैसे ही उसने डोरबेल बजाई तो उस अपार्टमेंट के अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अगले 5 मिनट तक फिर से विंग वैसे ही उस डोरबेल को बजाया जा रहा था, लेकिन अंदर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। लेकिन तभी एक डोर ओपन होने की आवाज़ आती है। विंग का ध्यान उस तरफ गया जिस डायरेक्शन से डोर ओपन होने की आवाज़ आई थी। विंग उस तरफ मुड़ता है तो देखता है कि एक लेडी उस डोर से बाहर आती है और वो भी विंग को देखती हैं और वो विंग से पूछती हैं, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं मिस्टर? विंग बोलता है, एक्चुअली इस अपार्टमेंट में जो रहते हैं मैं उनसे मिलने आया हूँ। तो वो लेडी रिप्लाई करती है, इस अपार्टमेंट में जो रहते थे वो लगभग 6 महीने पहले कहीं गए थे अपने सामान को लेके, लेकिन अभी तक वो वापस नहीं आए हैं और लगभग 6 महीने हो चुके हैं इस अपार्टमेंट को एकदम खाली हुए। लेकिन यहाँ पे कोई ना नया आया है ना ही कोई पुराना आया है, इसलिए ये एकदम बंद पड़ा है, इसलिए आपको यहाँ पे कोई नहीं मिलेगा। ऐसा कहते हुए वो लेडी चुपचाप वहाँ से जा चुकी थी। विंग अपनी जगह पे एकदम शॉक्ड खड़ा था। उसे नहीं पता था कि वांग जी इधर नहीं आया है तो किधर गया, आखिर वो कहाँ जा सकता है। लेकिन इस वक्त यहाँ पे खड़े रहने का कोई फ़ायदा नहीं था, इसलिए विंग वहाँ से निकल चुका था। विंग इसके बाद ड्राइव करके डायरेक्टली अपने घर से पहुँच चुका था। घर पे वीजान और युआन दोनों ही आ चुके थे, लेकिन आज विंग का मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था। वो नहीं जानता था कि वो कैसे वांग जी को ढूंढे, इसलिए वो उन दोनों से भी ज़्यादा बात नहीं करता। वीजान इस हफ्ते में न जाने कितनी बार पूछ चुकी थी कि कब उसके डैड वापस आएंगे। युआन उसे बार बार समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो जल्दी ही आ जाएंगे, लेकिन वीजान समझने को तैयार नहीं थी। विंग भी उसे समझाते जा रहा था, लेकिन वीजान समझने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। आज फिर से जैसे ही विंग घर वापस आया था तो वीजान ने फिर से उसे यही क्वेश्चन किया था कि कब डैड वापस आएंगे, और रोज की तरह आज भी विंग ने एक ही बात बोली थी कि वो जल्दी ही वापस आ जाएंगे। लेकिन विंग के इस डेली रिप्लाई से अब वो फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी थी, क्योंकि विंग उसे रोज़ तो कहता था कि जल्दी ही आ जाएंगे, लेकिन एक हफ्ता हो चुका था उसके डैड नहीं आए थे। तो वो डायरेक्टली विंग से क्वेश्चन करती है, ठीक है अगर वो आ नहीं सकते तो कम से कम हमसे बात तो कर सकते हैं ना, हम एक हफ्ते से उनके बिना यहाँ पे हैं, उन्होंने एक बार भी हमें कॉल नहीं किया, एक बार भी मुझसे बात नहीं की, क्या डैड को मैं पसंद नहीं? ऐसा कहते हुए वीजान एक एंग्री पाउट बनाते हुए चुपचाप सोफे पे बैठ गई और उसके बाद वो देख रही थी कि विंग उसको देख रहा है या नहीं। विंग ये नोटिस करता है कि वीजान बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो रही है और वो उसके पास जाके उससे बोलता है कि आपके डैड बहुत जल्दी ही घर आएंगे प्रिंसेस, प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखो, डैड के पास बहुत ज़्यादा काम है, वो बस काम कर रहे हैं। और ये मत सोचो कि वो तुम्हें प्यार नहीं करते, वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं तुमसे, बस तुम्हें उनका वेट करना है, वो बहुत जल्दी ही घर वापस आ जाएंगे और तुम टेंशन मत लो, अगर वो नहीं भी आएंगे ना तो मैं उन्हें लेके आऊँगा, ठीक है ना? ऐसा कहते हुए उसने वीजान को अपने गले से लगा लिया, बहुत टाइटली हक उसको किया और उसके पीठ को रब करते हुए बोला, टेंशन मत लो, बहुत जल्दी तुम्हारे डैड हमारे साथ होंगे। विंग ने अपने रिस्ट पे बधी उस वॉच को देखा और बोला, अभी 2 बज रहे हैं, मतलब हम लोग लंच एक साथ कर सकते हैं, मुझे बस आधा घंटा दो, मैं अभी फ्रेश होके आता हूँ। ऐसा कहते हुए उसने वीजान और युआन दोनों के ही फॉरहेड पे किस किया और अपने रूम की तरफ बढ़ गया। रूम में जाते ही उसने अपनी डोर को क्लोज किया और लेफ्ट टू राइट बस घूमते रहा। कम से कम 15 मिनट निकल चुके थे, विंग बस ऐसे ही घूमे जा रहा था। उसके राइट हैंड की मुट्ठी बंधी हुई थी और उस मुट्ठी से वो हल्के हल्के अपने लेफ्ट साइड के चेस्ट पे हीट कर रहा था, यानी कि अपने हार्ट के ऊपर वो हीट कर रहा था, लेकिन स्लोली स्लोली, जैसे कि वो उस पेन को कम करने की कोशिश कर रहा हो जो पेन इस वक्त उस साइड पे हो रहा था। और वो सोच रहा था कि आखिर लान वांग जी इस वक्त हो कहाँ सकता है। कम से कम 15 मिनट निकल चुके थे। विंग अपने रूम में लेफ्ट टू राइट घूमते जा रहा था और वैसे ही अपने राइट हैंड की मुट्ठी से अपने लेफ्ट साइड के चेस्ट पे वो हीट कर रहा था। 15 मिनट निकल चुके थे। अचानक विंग को पता नहीं ऐसा क्या याद आया कि उसने फिर से अपनी कार कीज पकड़ी और दौड़ता हुआ नीचे गया
और अपने युआन को अपने पास बुलाते हुए बोला कि मैं जा रहा हूँ कहीं बहुत ज़्यादा दूर, इसलिए तुम्हें आज रात के लिए अपनी सिस्टर का ध्यान रखना होगा, पूरे अच्छे से ध्यान रख लेना। और मैं जाते हुए मैडम यू को बता के जाऊँगा, वो नाइट में यहाँ पे आ जाएंगी, तो प्लीज़ अपनी सिस्टर का ध्यान रखना। ऐसा कहते हुए वो विजयन के पास गया और बोला मैं तुम्हारे डैड को लेने जा रहा हूँ, तो प्लीज़ अपने भाई को बिल्कुल भी परेशान मत करना और एकदम ओबीडियंटल बन के रहना, जैसे वो तुमसे बोलेंगे तुम वैसे ही रहना। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे डैड जल्दी घर आ जाएं तो तुम एकदम अच्छी बच्ची की तरह बिहेव करना, ठीक है ना। ऐसा कहते हुए विजयान भी अपने सर को नोट करती है और बोलती है ठीक है मॉम, आप जैसा बोलेंगी मैं वैसा करूँगी, बस आप डैड को घर लेके आओ। विंग बोलता है ठीक है, मैं उन्हें घर लेके आऊँगा, बस तुम्हें कल तक का वेट करना होगा, ठीक है। ऐसा कहते हुए वो युआन और विजयान दोनों के फॉरेस्ट पे किस करता है और उन्हें बाय करता है और डायरेक्टली निकल पड़ता है अपनी कार की तरफ। कार में बैठते ही उसने डायरेक्टली मैडम यू को कॉल किया और उन्हें रिक्वेस्ट की कि आज रात के लिए वो उसके घर पे आके रहे और उनके दोनों बच्चों का ध्यान रखे। मैडम यू ने भी उसकी बात को टाला नहीं और बोला ठीक है, तुम आराम से जाओ, अपना काम पूरा करके ही वापस आना, तब तक मैं तुम्हारे बच्चों का ध्यान रख लूँगी। ऐसा कहते हुए विंग को भी एक श्योरिटी मिल चुकी थी कि उसके बच्चे भी अब सेफ हैं और वो डायरेक्टली पूरी रफ्तार के साथ ड्राइव करने लगा था। विंग लगभग 1.5 घंटा ड्राइव करने के बाद उस जगह पे पहुंच चुका था जहां पे कि उसे वांग जी के मिलने की लास्ट उम्मीद थी। वो देखता है कि वो घर एकदम वैसे के वैसा ही है जैसे वो उसने कम से कम 4.5 साल पहले देखा था। वो अपनी कार से बाहर निकलता है और अपने धीरे धीरे कदमों से उस घर के अंदर जाने लगता है। वो उस घर के चारों तरफ देख रहा था और उसे याद आ रहा था अपना वो दिन जब उसने और वांग जी ने यहाँ पे अपना एक दिन गुजारा था। अपनी फर्स्ट नाइट यहाँ पे उन्होंने स्पेंड की थी और फर्स्ट टाइम अगर उन्होंने फिजिकल रिलेशनशिप बनाए थे तो वो यही जगह थी, वो यही घर था और इसी घर का एक कमरा था जहाँ पे वो फर्स्ट टाइम एक दूसरे के साथ पूरी तरीके से मिले थे। यानी कि एक दूसरे के साथ उन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया था, बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम उन्होंने स्पेंड किया था। अब विंग उस कमरे के अंदर जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पे सामान तो है लेकिन लान वांग जी नहीं है। वो समझ चुका था कि लान वांग जी यहीं पे है और वो बढ़ चुका था उस तरफ जहाँ पे उसे इस वक्त लान वांग जी मिल सकता था। विंग अब उस कमरे के आगे पहुँच चुका था जहाँ पे उसे लान वांग जी मिल सकता था और उसका आइडिया एकदम सही था। लान वांग जी वहीं पे था, उस कमरे के अंदर था जहाँ पे कि उसके साथ 2 खरगोश थे, 2 प्यारे प्यारे से रैबिट्स थे। लेकिन वो प्यारे प्यारे रैबिट्स अब सिंगल नहीं रह चुके थे, वो दोनों ही अब पेरेंट्स बन चुके थे, यानी कि लिटिल सा बनी भी वहाँ पे था। विंग ने स्लाइटली बहुत ही धीरे से उस कमरे के दरवाजे को खोला और विंग वहीं पे जाके खड़ा हो गया। एकदम वांग जी से दूरी पे तो था लेकिन वो वांग जी की आवाज़ क्लियरली सुन सकता था। वांग जी ने वाइट रैबिट को अपने गोद में लिया हुआ था, वो उसे धीरे धीरे से खाना खिला रहा था और बोलते जा रहा था तुम्हें पता है तुम्हारे ही जैसा एक क्यूट सा बनी मेरे पास भी है, मेरे पास भी 2 बच्चे हैं, मेरे पास भी एक ब्लैक रैबिट है तुम्हारी ही तरह। तुम्हारे पास एक बनी है लेकिन ना मेरे पास 2 बनी है, वो बहुत ज़्यादा क्यूट हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। लेकिन तुम्हें पता है तुम में और मुझ में क्या अंतर है? तुमने उस वक्त अपने मेट का ख्याल रखा जिस वक्त उससे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, जिस वक्त वो प्रेग्नेंट थी और सबसे ज़्यादा तुम्हें अपने आसपास चाहती थी। लेकिन देखो ना मैंने क्या किया, उसे प्रेग्नेंट करने के बाद एकदम छोड़ दिया। मैंने तो ये तक नहीं देखा कि वो उन 9 महीनों में कैसे जी रहा होगा, कैसे जिया होगा उसने अपने उन दिनों को जब उसके मूड स्विंग्स चल रहे होंगे, वो एकदम अकेला होगा, उसने किससे बात की होगी, उसने क्या किसी से शेयर की होंगी अपनी बातें या बस अपने मन में रखी होंगी। तुम्हें पता है तुम आज अपने बेबी से इतना प्यार करते हो ना, मैं भी करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ मैं अपनी बेबी से, लेकिन तुम्हें पता है मैं अब उससे ज़्यादा प्यार नहीं कर सकता। तुम्हारी ही तरह मैं भी उसी के साथ रहना चाहता था, तुम जैसे अपने मेट के साथ रहना चाहते हो ना हमेशा, मैं भी उसी के साथ रहना चाहता था, मैं भी अपने बच्चों के साथ खेलना चाहता था। और तुम्हें पता है मेरी इतनी सारी गलतियों के बाद भी उसने मुझे माफ़ किया, उसने मुझे एक चांस दिया, उसने मुझे एक चांस दिया कि मैं उसके साथ जी सकूं, अपने बच्चों के साथ जी सकूं। लेकिन तुम्हें पता है जिस चीज़ ने मुझे साथ नहीं दिया वो थी मेरी ज़िंदगी। मुझे नहीं पता कि कब मैं अपनी लाइफ को अलविदा बोल दूँगा। मैं नहीं जानता कि मेरी जो सांसें हैं वो कौन सी सांस होगी जो लास्ट होगी, लेकिन मुझे इतना तो श्योर है कि शायद
बहुत जल्दी ही वो दिन आएगा जब मैं अपनी आखिरी सांस ले रहूँगा। काश काश मैं उसे देख पाता उस वक्त जब मैं अपनी सांसें ले रहा हूँ, वो सांसें जो कि मेरी शरीर में आखिरी होंगी। काश मैं उसे देख पाता। पीछे खड़ा विंग उसके हर एक बातों को सुन रहा था। पहले पहले तो उसे एकदम इमोशनल फील हो रहा था, लेकिन अब जो उसने बोला था ना, वो काफ़ी था उसके पैरों तले ज़मीन खिसकाने के लिए, उसकी ज़िंदगी को रोकने के लिए, उसकी पूरी दुनिया को रोकने के लिए। उसे नहीं पता चल रहा था कि वांग जी ने अभी अभी ये क्या बोला। क्या वो सच में इतनी बुरी कंडीशन में है कि उसकी लाइफ इतनी छोटी है? वो इस वक्त डायरेक्टली जाके उससे एक क्वेश्चन पूछना चाहता था, लेकिन दूसरी तरफ वांग जी था जो कि महसूस कर रहा था कि उसकी नाक से ब्लड निकल रहा था, और अगले ही पल उसने उस रैबिट को अपनी गोद से नीचे रखा और अपने मुंह से कुछ वॉमिट किया। बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ उसने कुछ बाहर फेंका था, और विंग ने जैसे ही देखा कि उसने जो बाहर फेंका है वो क्या है, तो वो एकदम सहन नहीं कर पाया। उसे नहीं समझ में आ रहा था कि ये उसने क्या देख लिया। उसने देखा कि उसके सामने बहुत ज़्यादा खून पड़ा हुआ था, जो कि अभी के अभी वांग जी ने अपने मुंह से थूका था। वांग जी के हाथ पैर धीरे धीरे ढीले पड़ रहे थे। विंग दौड़ के उसके पास जाता है, उसको अपनी बाहों में लेता है और बोलता है, ये क्या है, ये क्या है लानवांग जी, तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या हुआ है तुम्हें? और पिछले एक हफ्ते से तुम यहीं पे क्या कर रहे हो? क्या तुम बीमार हो? क्या तुम्हें क्यों तुम हमें छोड़ के आ गए? क्यों तुमने मुझे नहीं बताया कि तुम्हें मेरी ज़रूरत है? प्लीज़ तुम उस वक्त मेरे साथ रह सकते थे, और प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ। ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। मैं तुम्हें लेने आया हूँ यहाँ पे, मैं तुम्हें लेके जाऊँगा। प्लीज़ प्लीज़ हिम्मत रखो। वांग जी नोटिस कर सकता था कि विंग ने उसको अपनी बाहों में लिया हुआ है। वो धीरे धीरे अनकॉन्शियस हो रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपनी पूरी ताकत से अपने हाथ को उठाया और विंग की चिक्स पे रखा और बोला, क्या बात है ना, मुझे नहीं पता था कि मैं अपनी आखिरी इच्छा भी इस तरीके से पूरी करूँगा। मैंने तो अभी अभी विश किया था कि काश मेरी आखिरी टाइम पे तुम मेरे साथ होते, और देखो ना, किस्मत ने मुझे वो मौका भी दे दिया। शायद मेरी किस्मत बहुत अच्छी है कि मैं जो भी चाहता हूँ वो मुझे मिल जाता है। विंग उसको रिप्लाई करते हुए बोलता है, तुम्हारी किस्मत अच्छी है तो मेरी किस्मत का क्या? तुम्हें अगर वो हर एक चीज़ मिल रही है जो तुम्हें चाहिए, तो मुझे क्यों नहीं मिल सकती जो मैं चाहता हूँ? मैं तुम्हें चाहता हूँ, और प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ। प्लीज़ गिव अप मत करना। हम जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुँच जाएंगे, ठीक है? प्लीज़ गिव अप मत करना। वांग जी बोलता है, अब कोई फ़ायदा नहीं है, मैं लगभग एंड में हूँ। विंग अपनी गुस्से भरी आंखें वांग जी को दिखाते हुए बोलता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम ये हिम्मत भी मत करना और कोशिश भी मत करना कि तुम गिव अप करोगे। तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, मेरे बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। वांग जी लास्ट वर्ड बोलने को तैयार था, और उसने लास्ट यही बोला कि काश काश मैं ये सब कुछ कर सकता। इसी के साथ वांग जी ने अपनी आंखें पूरी तरीके से क्लोज कर दी थी। वो अभी जिंदा था, लेकिन वो अनकॉन्शियस हो चुका था। विंग ने उसके नेक पे हाथ रखते हुए उसकी पल्स चेक की, उसके रिस्ट पे हाथ रखते हुए उसकी पल्स चेक की, और वो श्योर था कि वांग जी में अभी भी जान है। उसने अपनी पूरी ताकत के साथ वांग जी को उठाया और अपनी गाड़ी में रख के आया। वो जानता था कि अगर वांग जी यहाँ पे है तो कुछ ना कुछ अपने मेडिसिन्स तो ज़रूर लेके आया होगा। ऐसा कहते हुए वो डायरेक्टली दौड़ पड़ता है उसके रूम की तरफ, और वहाँ जाके उसे टेबल में ही उसकी मेडिसिन्स भी मिल गई थी, और वो उन्हें लेके डायरेक्टली अपनी कार में पहुँच चुका था। कार में आने के बाद उसने फिर से वांग जी को चेक किया, उसकी पल्स को चेक किया। विंग को लग रहा था कि कहीं ना कहीं एक होप अभी भी बची हुई है। उसने डायरेक्टली ड्राइव करना स्टार्ट किया। उसने जितनी जल्दी हो सकती थी, जितनी रफ्तार के साथ वो ड्राइव कर सकता था, उतनी रफ्तार के साथ उसने ड्राइव की। जहां वो 3 घंटे लगा सकता था हॉस्पिटल जाने में, लगभग 2 घंटे में ही वो हॉस्पिटल पहुंच चुका था। रास्ते में आते आते वो पहले ही वैनकिंग को इन्फॉर्म कर चुका था। वैनकिंग ने भले ही उसे मना किया था, लेकिन फिर भी उसने उसे ऑर्डर देते हुए बोला था कि मैं तुम्हें जैसा बोल रहा हूँ वैसा करो, इससे ज़्यादा मैं और कुछ सुनना नहीं चाहता। ऐसा कहते हुए उसने फ़ोन रख दिया था, और लगभग 2 घंटे के बाद वो पहुंच चुका था उस हॉस्पिटल में। वैनकिंग ने भी पूरी प्रिपरेशंस करके रखी हुई थी, और विंग जैसे ही वहां पहुंचा उसने वांग जी को उठाया, स्ट्रेचर पे रखा और उसे डायरेक्टली ट्रीटमेंट रूम की तरफ ले गई। लेकिन तब तक वांग जी की तबीयत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि अब उसे ट्रीटमेंट रूम में रखने का कोई फ़ायदा नहीं था, इसलिए डायरेक्टली उसे ट्रीटमेंट रूम से मूव करके आईसीयू में रख दिया गया।
और वहाँ पे भी अब वो जिंदा था तो वेंटिलेटर की वजह से, यानी कि वांग जी की तबीयत वहाँ से यहाँ आने में इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी कि वो नेचुरली अब सांस भी नहीं ले पा रहा था, वो वेंटिलेटर के सहारे ही सांस भी ले पा रहा था। लगभग 1 घंटे की जद्दोजहद के बाद वांग जी की कंडीशन कहीं ना कहीं स्टेबल हो चुकी थी। विंग जैसे ही वैन किंग को बाहर आता देखता है आईसीयू से, वो उससे पूछता है कि वो कैसा है। वैन किंग उससे बोलती है, क्या तुमने उसकी फैमिली को इन्फॉर्म कर दिया है? वो बोलता है हाँ, वो लगभग 2 मिनट में यहाँ पे पहुँचते होंगे, वो बाहर ही हैं। ऐसा कहते हुए वो देख चुके थे कि लैन सिचेन और लैन चिरेन दोनों ही वहाँ पे पहुँच चुके थे और वैन किंग उनसे बोलती है, तुम सभी मुझे अभी के अभी केबिन में मिलो। ऐसा कहते हुए वैन किंग आगे से जा रही थी और पीछे पीछे वो तीनों जा रहे थे। केबिन के अंदर एंटर करते ही वैन किंग उन लोगों को समझाना शुरू करती है और वो बोलती है कि मुझे नहीं पता कि उसे क्या हुआ है। अगर अभी हम लोग टेस्ट करने भी निकले तो कम से कम 2 दिन तब भी लगेंगे उसके टेस्ट की रिपोर्ट आने में, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ मेंटल इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। और ब्रेन के किसी भी रिपोर्ट को आने में कम से कम 24 घंटे से ज़्यादा लगते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस वक्त हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है कि हम उसके पुराने रिपोर्ट्स को लेके आएँ। विंग बोलता है, क्या पुराने रिपोर्ट्स से तुम्हारा क्या मतलब है? वैन किंग विंग से बोलती है, जो भी मेडिसिन्स तुमने मुझे दी थी वो बिना किसी डॉक्टर के कंसर्न के कोई भी नहीं दे सकता, यानी कि कोई भी मेडिकल स्टोर वाला तक उसे नहीं दे सकता जब तक कि तुम्हारे पास किसी डॉक्टर का कंसर्न ना हो। यानी कि लान वांग जी ने पहले से ही अपने आप को एग्जामिन किया हुआ है और उसके पास रिपोर्ट्स भी ज़रूर होंगे। इसलिए 24 घंटे का वेट करने से अच्छा है कि हम उन रिपोर्ट्स को ढूंढ लें। अगर हम उन्हें ढूंढ सकते हैं तो हम जल्दी से जल्दी इस सब में काम कर सकते हैं, हम पता कर सकते हैं कि उससे क्या हुआ है। और अगर हमें न्यू रिपोर्ट्स चाहिए तो हम कम से कम 24 घंटे लगेंगे। वो लैन सिचेन और लैन चिरेन की तरफ पॉइंट आउट करते हुए बोलती है, आप दोनों उसके लीगल गार्जियन हैं और आप लोग जो भी डिसाइड करेंगे मुझे वो मानना पड़ेगा। इसलिए आप डिसाइड कीजिए कि आप पुराने रिपोर्ट्स को ढूंढना चाहेंगे या मैं नए रिपोर्ट्स के लिए मतलब उसको एग्जामिन करना स्टार्ट करूं। इससे पहले लैन सिचेन और लैन चिरेन कुछ बोलते ही विंग बोलता है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि उन रिपोर्ट्स को जल्दी से जल्दी यहाँ पे लेके आऊँ। कोई ज़रूरत नहीं है न्यू रिपोर्ट्स की, मैं तुम्हें अपडेट कर दूंगा। अगर मुझे वो रिपोर्ट्स नहीं मिलती तो तुम तब अपने आप को आगे प्रोसेस कर सकती हो, लेकिन तब तक के लिए तुम प्लीज़ उसका ध्यान रखना। ऐसा कहते हुए विंग डायरेक्टली केबिन से बाहर निकल चुका था। उसने किसी और की कोई बात भी नहीं सुनी थी और वो डायरेक्टली दौड़ पड़ता है अपनी कार की तरफ। वांग जी का अपार्टमेंट उस जगह से ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए लगभग 15 मिनट में ही विंग उसके अपार्टमेंट में पहुंच चुका था। लेकिन अब जो सबसे बड़ी मुसीबत उसके सामने थी कि वो डोर कैसे ओपन करेगा, क्योंकि उसको नहीं पता था कि पासवर्ड क्या है। इसने बहुत कुछ ट्राई कर लिया था, यानी कि वांग जी का बर्थ डेट और अपनी बर्थ डेट पता नहीं और क्या क्या उसने ट्राई कर लिया था, लेकिन वो डोर ओपन ही नहीं हो रहा था। लेकिन लास्टली एक और बार वो ट्राई करना चाहता था, तो उसने अपने आप को पूरी तरीके से शांत किया और सोचने लगा कि आखिर ऐसा क्या हो सकता है जो कि वांग जी अपना पासवर्ड लगा सकता है। उसको अचानक से फिर से कुछ याद आता है और उसने वो जैसे ही पिन अंदर डाला तो डोर ओपन हो चुका था और वो था विजियन का बर्थ डेट। विंग इस वक्त बहुत बुरी तरीके से रोना चाहता था कि उसने उसकी बेटी के डेट ऑफ बर्थ को ही अपना पिन रखा हुआ था, जिससे उसने उसे मिलने तक नहीं दिया था 3 साल तक। लेकिन इस वक्त उसके पास टाइम नहीं था कि वो यहाँ पे बैठ के रो सके, इसलिए उसने अपने आप को संभाला और डायरेक्टली उसके रूम में जाके खोजने लगा, क्योंकि इस वक्त वो यही जानता था कि उसके रूम में उसके सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होंगे। और उसका ये आइडिया कहीं ना कहीं सही भी था। लगभग 10-15 मिनट ढूंढने के बाद उसे एक ड्रॉर में उसके मेडिकल रिपोर्ट्स मिल चुकी थी। उसे नहीं समझ में आ रहा था कि इसके अंदर क्या है। वो उन रिपोर्ट्स को लेता है और डायरेक्टली दोबारा से हॉस्पिटल पहुंच चुका था। लगभग 1 घंटे के अंदर ही विंग ने सारा काम कर दिया था। विंग जैसे ही केबिन के अंदर एंटर करता है तो देखता है कि वो 3 के 3 अभी भी वहीं पे है, यानी कि वैन किंग, लैन सिचेन और लैन चिरेन अभी भी वहीं पे बैठे हुए हैं। उसने जल्दी से उन रिपोर्ट्स को निकाला और वैन किंग के हाथ में दे दिया और बोला कि अब बताओ, जल्दी से बताओ हमें क्या करना होगा। वैन किंग बोलती है, मुझे कम से कम 15-20 मिनट लग जाएंगे इस रिपोर्ट को एनालाइज करने में और ये पता करने में कि उसे क्या हुआ है, तो तब तक तुम लोग यहाँ पे वेट कर सकते हो। ऐसा कहते हुए अब वो रिपोर्ट्स को पढ़ना स्टार्ट करती है। जैसे जैसे वो पढ़ रही थी उसको उसके फेस पे देखा जा सकता था कि कुछ ना कुछ सीरियस बात तो ज़रूर है। वो पढ़ते जा रही थी, पेजों को पलटाते जा रही थी और उसके फेस की सीरियसनेस बढ़ते जा रही थी।
तो चलिए गाइस, आज के इस पार्ट को भी हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कल ही इसका लास्ट पार्ट भी हो जाएगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि Q&A वीडियो बने तो प्लीज़ अपने क्वेश्चंस को आज से ही कमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए, और अगर नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट FF को ही स्टार्ट कर दूँगी। तो चलिए फिर आज के इस पार्ट को भी हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करते हुए जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड बाय बाय।